A very good morning, students. I am Pardeep, your SST teacher. Now today we are discuss class 8th history chapter number 11. Students, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, और पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 14 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका नेम है हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट होता है हैंड से किए जाने वाले काम, जैसे दस्तकारी हम बोल सकते हैं, जैसे जो काम, ठीक है, जैसे कढ़ाई बुनाई का जो इंडस्ट्री जो हाथों से बुनाई की चीज़ों से चल रही हो उसके बारे में और इंडस्ट्री के बारे में हम इसके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा, जो हमारा इसी चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है, उसमें ये बताते हैं डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन द 19th सेंचुरी, कि कैसे डिक्लाइन हो गया 19th सेंचुरी में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में थी, जो उद्योग छोटे छोटे थे, उनका कैसे इंडिया में वो ख़त्म हो गई, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। अभी अगर हम देखें इसी चैप्टर में, तो ये फर्स्ट पैसेज में हमें बताते हैं बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल in India, the Indian villager like blacksmith, weavers, farmers, ironsmith, cobbler, potter, etc. used to make the things together to fulfill the needs of the village. It means जब ब्रिटिश जो रूल है इंडिया में नहीं आया था, उस टाइम पे जो भारत के लोग थे, जो गांव में लोग रहते थे, जैसे लोहार, जुलाहे, किसान, तिरखान, मोची, कुम्हार, ये सारे लोग जो रहते थे वो अपनी जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट कर लेते थे अपने लेवल पर ही चीज़ों को रेडी करके। क्लियर। आगे नेक्स्ट में ये बताते हैं देयर हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बट विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन विलेजर ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द थिंग्स which were made in the factories because these were good in quality and more cheap. यहाँ पर ये बताते हैं कि जैसे ही इंडिया में जो ब्रिटिश रूल इंडिया में जब आया, ठीक है, और उन्होंने जब अपनी बनाई हुई चीज़ों, अपने कारखानों में बनाई हुई गुड्स को इंडिया में सेल करना शुरू किया, तो जो लोग थे उन्होंने वो चीज़ों को ख़रीदना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो चीज़ें अच्छी क्वालिटी की भी होती थी और साथ ही साथ वो चीप भी होती थी, सस्ती भी होती थी। तो इससे क्या हुआ, इससे असर क्या हुआ इस चीज़ का, so that is why the small scale industry of towns and village started decline and workers becomes unemployed. इससे क्या हुआ, जो ये इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या छोटे छोटे जो कारखाने वगैरह हमारे गांव में, शहरों में लगे हुए थे, वो बंद होना शुरू हो गए, और जो कारीगर थे वो क्या हो गए, बेकार हो गए, वो उनकी जॉब समझ लो एक तरह की चलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ख़त्म होने के क्या कारण रहे, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये बताते हैं एवोल्यूशन ऑफ नेटिव प्रिंसली स्टेट। जो नेटिव प्रिंसली स्टेट्स थी, जो देसी रियासतें जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, वो उनकी समाप्ति होना। अब देखो, ब्रिटिश अबोलिश्ड मैनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, that is why small scale industry suffered a lot of because kings and their family member used to use the things made by the small scale industry. अब देखो, जब उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स का खात्मा कर दिया, जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी उनको जब ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के बाद उनको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में उन्होंने मिला लिया, तो इसका बहुत सारा नुकसान जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों को भुगतना पड़ा। क्योंकि ये जो राजे महाराजे होते थे या इनके जो फैमिली मेम्बर होते थे, वो ज़्यादातर वही चीज़ों को यूज़ करते थे, उनके जो फैमिली मेम्बर होते थे वो उन्हीं थिंग्स को यूज़ करते थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनी होती थी। क्लियर। तो इसके ये तो एक कॉजेज़ ये रहा। सेकंड नंबर पे ये बताते हैं हाई रेट्स ऑफ स्मॉल स्केल कमोडिटीज़। यहाँ पर ये बताते हैं द रेट्स ऑफ स्मॉल स्केल commodities were high because more labor was needed to prepare them. मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनी होती थी, या ये कह सकते हैं
कि जो घर में जो चीज़ें को तैयार करते थे या छोटे उद्योगों के द्वारा जो चीज़ें तैयार होती थी उनके जो रेट्स होते थे, ठीक है, जो उनके प्राइस होते थे वो हाई होते थे, ठीक है। क्यों होते थे? ऑन द अदर हैंड द कमोडिटीज़ प्रिपेयर बाय द मशीन्स वर चीप। इसके दूसरी साइड पे अगर देखें, जो चीज़ें मशीन से प्रिपेयर करते थे वो लोग, ठीक है, ब्रिटिशर, उनका जो रेट था वो कम होता था, प्राइसेस उनके कम होते थे, ठीक है। So the people did not buy the things made by the small scale industry. That is why small scale industry started decline. अब लोगों को देखो, कौन भाई एक जगह पे आपको सस्ती चीज़ मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, दूसरी जगह पे चाहे वो घर पे बनी हुई है लेकिन वो चीज़ क्या है, वो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और हाई रेट भी है, तो लोग क्या करेंगे, हाई रेट पर की तरफ तो जाएंगे नहीं, जहाँ पर उनको कम प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं उसको ख़रीदें। इस तरीके से जो ब्रिटिशर ने अपने कारखानों में तैयार करने के बाद चीज़ों को इंडिया में सेल करना शुरू कर दिया, उसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि जो इंडियन, ठीक है, फैक्ट्रीज थी या इंडियन इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ख़त्म होने शुरू होगी। एक तरीके के जो छोटे उद्योग थे वो तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए इन्होंने। क्लियर? अब ये लोगों को क्यों चीज़ों को बनाना इन्होंने बंद कर दिया? क्योंकि कोई ख़रीद ही नहीं रहा था, ठीक है। लोग जो है मशीन से बनी हुई चीज़ों की तरफ भाग रहे थे। क्लियर बेटा? आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये बताते हैं कि बेटर फिनिशिंग ऑफ द मशीन्स मेड गुड्स, ठीक है। जो मशीन से बनी हुई गुड्स थी उनकी फिनिशिंग बेटर होती थी। कैसे होती थी? द फिनिशिंग ऑफ द goods made by the machine was better than the goods prepared by the small scale industry। क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनी हुई चीज़ें थी उनसे बेटर फिनिशिंग के साथ वो ब्रिटिशर जो थे अपनी मशीन्स में जो है चीज़ों को बनवाते थे। और आगे बताते हैं दैट इज़ वाई इंडियन पीपल लाइक द मशीन मेड गुड्स। इस तरीके से जो इंडियन पीपल थे उन्होंने मशीन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्टेड डिक्लाइन। तो इस तरीके से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका डिक्लाइन होता चला गया। 4 पॉइंट में ये बताते हैं न्यू जनरेशन डिड नॉट लाइक द गुड्स प्रिपेयर बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो नई जनरेशन के लोग आए, जो नई पीढ़ी के लोग आए, वो जो थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, घर में, घरेलू उद्योग में बनी हुई चीज़ों को पसंद ही नहीं करते थे, ठीक है। न्यू जनरेशन्स, अगर हम इसको रीड करें तो पता चलता है न्यू जनरेशन वाज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। अब वो वेस्टर्न कल्चर से वो जो लोग थे, भारतीय जो नई जनरेशन थी, उन पर काफ़ी सारा वो वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न सभ्याचार का काफ़ी वो प्रभाव पड़ा और उसके उस पर मतलब ये कह सकते हैं कि उस पर फुल्ली वो अपने उसके प्रभाव के अंडर आ चुके थे। ऑन द अदर हैंड गुड्स मेड फैक्ट्रीज हैड बेटर फिनिशिंग। जो गुड्स मेड की जाती थी फैक्ट्री में उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी एंड दे लुक्ड गुड। उनकी जो लुक होती थी वो भी अच्छी होती थी। दैट इज़ वाई पीपल बिलोंगिंग टू न्यू जनरेशन डिड नॉट लाइक द गुड्स प्रिपेयर बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इस तरीके से जो लोग होते थे उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनी हुई चीज़ों को यूज़ करना जो था वो। इसी का हमारा जो 5th पॉइंट है, नेक्स्ट पेज पे आगे हैं बेटा। 5th पॉइंट है एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। अब यहाँ ब्रिटिशर ने क्या किया, भारत से जो रॉ मटेरियल होता था, रॉ मटेरियल क्या होता है, ऐसा कच्चा माल जो फैक्ट्री को चलाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, वो इंडिया से इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में, ठीक है, तो दैट इज़ बिग फैक्ट्रीज़ वर इस्टेब्लिश इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश की गई उस कंट्री में, और रॉ मटेरियल वाज नीडेड टू प्रिपेयर द गुड्स इन द फैक्ट्रीज विच कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय द रॉ मटेरियल ऑफ इंग्लैंड। तो वो लोग जो रॉ मटेरियल इंग्लैंड से पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दैट इज़ वाई इंडियन रॉ मटेरियल जो था वो स्टार्टेड मूविंग टू इंग्लैंड। इंडिया से इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। ऑन द अदर हैंड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गई, क्योंकि उनको लैक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल था वो मिल ही नहीं रहा था। तो इंडस्ट्री कैसे रन करेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री। अब हम मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री की, आधुनिक भारत उद्योग की बात कर लेते हैं। पहले तो उन्होंने जो हमारी भारतीय इंडस्ट्री थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसके बाद उन्होंने खुद की इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश की, उसके बारे में हम बात करते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मैनी न्यू इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश इन इंडिया।
सम ऑफ द इम्पोर्टेंस, जो कुछ इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। फर्स्ट ये बताते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द फर्स्ट कॉटन फैक्ट्री इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन द 1853 AD इन बॉम्बे। सबसे पहली जो भारत में कपड़े का उद्योग लगाया गया 1853 AD में बॉम्बे में। आफ्टर द मैनी क्लॉथ मिल्स वर इस्टेब्लिश इन कॉटन ग्रोइंग एरिया सच एज अहमदाबाद, नागपुर एट्सेट्रा। इसके बाद जो है 1877 की ये बात कर रहे हैं, उसके बाद और भी जो थी नई नई जो थी कपड़े की ये कह सकते हैं मिल्स वगैरह यहाँ पर लगाई गई, जो एरिया था जैसे अहमदाबाद का, नागपुर का। ठीक है, आगे ये बताते हैं कि नियरली 59 कॉटन मिल्स जो थी इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में। कब की गई थी, मतलब 59 मिल्स कब थी, 1879 में, और जिसमें लगभग 43,000 जो लोग थे वो काम करते थे। और धीरे धीरे ये बढ़ती गई इनकी जो काउंटिंग थी वर्कर की भी, और इनकी जो मिल्स थी उनकी भी काउंटिंग बढ़ती गई। और ये 1905 में इनकी जो नंबर ऑफ़ कॉटन मिल्स थी वो कितने हो गए थे, 206, और जो वर्कर हो गए थे उनकी काउंटिंग हुई थी 1,96,000। क्लियर बेटा। नेक्स्ट ये बताते हैं जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री जो थी वो भी इंडिया में लगाएगी। जूट इंडस्ट्री यूज टू मेक द मैट्स एंड सैक्स। द यूरोपियन हैड मोनोपोली ओवर इंडस्ट्री। अब जो है जूट की इंडस्ट्री इंडिया में लगाएगी, ये आपको पता है, जो है सैक या मैट वगैरह को बनाने के लिए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बोरियां वगैरह बनाने के लिए ये जूट का यूज़ किया जाता है। और जो यूरोपियन लोगों ने यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगाई, मोनोपोली इंडस्ट्री थी, मतलब एकाएक उनकी ही इंडस्ट्री थी, उनके कॉम्पिटिटर में कोई भी इंडिया में और कोई जूट की इंडस्ट्री है ही नहीं थी। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ दिस इंडस्ट्री वाज ओपन इन, सबसे पहले जो पहली इंडस्ट्री इंडिया में जो लगाई गई वो थी सहारनपुर में और बंगाल में। ठीक है, बंगाल के सहारनपुर में लगाई गई इन 1854 AD में। और मैक्सिमम फैक्ट्री ऑफ द जूट वर ओपन इन बंगाल, काफ़ी सारी और भी जो ज़्यादा फैक्ट्रीज थी वो बंगाल में लगाई गई। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द नंबर ऑफ दिस फैक्ट्री इंक्रीज टू 36। धीरे धीरे अगर 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इनकी जो काउंटिंग थी बढ़कर कितनी हो गई थी, 36। क्लियर बेटा। अभी हम बात करते हैं कोल माइनिंग इंडस्ट्री। कोल माइनिंग इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। ऑल द न्यू फैक्ट्रीज वर रन बाय द कोल। हम कोल, हमें पता है कि सबसे जो सारे कारखाने चलते हैं वो कोल पर ही डिपेंडेंट होते हैं, उसके सारे ही चलते हैं। कोल वाज नीडेड फ्रॉम रेलवे ऑल्सो, और रेलों को चलाने के लिए, ट्रेन वगैरह को चलाने के लिए भी हमें जो है कोले की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। इसलिए सो स्पेशल अटेंशन वाज गिविंग टू द कोल माइनिंग इंडस्ट्री। तो स्पेशल अटेंशन इसको दी गई, जो है कोले को जो खान वगैरह होती है ना, उनकी माइनिंग होती है उससे निकालने के लिए। 2 कोल माइंस वर इन रानीगंज इन 1854 AD। 2 जो कोल माइंस थी उस टाइम रानीगंज में लगाई गई शुरू में, और ये कब लगाई गई थी, 1854 AD में। बाय द 1880 AD में द नंबर ऑफ इंक्रीज टू 56। देखो पहले 2 लगाई गई थी, अब 80 में जाकर ये 56 हो गई थी। एंड 1885 में जाकर, ठीक है, 1885 में जाकर इनकी जो संख्या थी वो बढ़कर 123 हो गई थी। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है इंडिगो प्लांटेशन इंडस्ट्री। इंडिगो प्लांटेशन इंडस्ट्री जो थी ये क्यों लगाएगी, जिसको हम कहते हैं इंडिगो कहते हैं नील, ठीक है, नील की खेती हम बोल सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो स्टार्टिंग इन बंगाल एंड बिहार बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। जैसे ही 18th सेंचुरी का ख़त्म होता गया, अंत होता गया, उसके साथ साथ बंगाल और बिहार में जो नील की खेती थी, जो इंडिगो की प्लांटेशन थी वो शुरू हो गई थी। और इंडियन पीपल वर पुट टू वर्क इन द बिग इंडिगो प्लांटेशन सेटअप बाय द यूरोपियन। अब देखो जो भारतीय लोग थे उनको काम पर लगाया गया, ठीक है, बड़े बड़े जो यूरोपियन बाग लगाए गए नील के, उन पर काम करने के लिए भारतीयों को लगाया गया। अब ये बात करते हैं आगे कि लगभग 35 हेक्टेयर जो था, 35 हेक्टेयर लैंड वाज अंडर द कल्टीवेशन फ्रॉम इंडिगो इन
1825 AD। लगभग जो 35 हेक्टेयर जो लैंड थी वो अंडर आ गई थी, किसके अंडर आ गई थी, वो आ गई थी इसके अंडर। हेक्टेयर होता है बिग्गा, जिसको हम बोलते हैं बिग्गा, ठीक है। जो बिग्गा ज़मीन को मापते हैं ना, आप सब ने ये सुना होगा कि कितने बिग्गे ज़मीन है ना। तो हेक्टेयर 35 हेक्टेयर ज़मीन इसके अंडर आती थी 1825 में। और 3 से 4 लाख हेक्टेयर जो थी ज़मीन इसके अंडर आ गई थी। कब? 1915 में। क्योंकि ये क्यों इसकी जो काउंटिंग थी ये कम क्यों हो गई थी? क्योंकि एक जो है सिंथेटिक जो फाइबर था वो आ चुका था, ठीक है, 1879 में। क्लियर बेटा? तो इसका हम ये इसी पर जो लास्ट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। टी प्लांटेशन, ठीक है। टी प्लांटेशन क्या है कि चाय की प्लांटेशन करना। सबसे पहले असम में टी कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन 1834 AD। फर्स्ट टी गार्डन वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर इन असम इन 1852 AD। फ्रॉम in 1920 AD टी वाज produced on the nearly 7 lakh hectare land. At the time the tea worth Rs 34 crore pound, ठीक है, was sent to the other countries from India. Later on tea garden was set up in the हिली एरिया, ठीक है। हिली एरिया में ये लगा दिया गया, कांगड़ा में और नीलगिरी में। कहते हैं कि 1834 AD में सबसे पहले जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक टी कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश की। उसके बाद 1854 AD में ब्रिटिशर ने असम में एक चाय का बाग लगाया। फिर 1920 में चाय की जो एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, वो 7 एकड़ जो ज़मीन थी उस पर होने लगी। धीरे धीरे इसकी और भी जो है डिमांड बढ़ती गई और लगभग 34 करोड़ पाउंड की ये चाय को बाहरले और जो अदर कंट्रीज़ थी, बाहरले देश हम कह सकते हैं, उनको ये बेच देते थे, ठीक है। और बाद में कांगड़ा और नीलगिरी की पहाड़ियों में इन्होंने चाय के बाग लगाने शुरू कर दिए। बेटा ये हमारा यहाँ तक पेज नंबर 151 तक ये डिस्कस हो गया है। और आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग ये पेज नंबर 107 है। तो जो नेक्स्ट हमारा पेज है, ठीक है, ये जो 2 पेज रह गए हैं ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो वो सेंड होने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा आप अच्छे से इसको रीड कर लेना और अच्छे से वीडियो को वॉच कर लेना। थैंक यू सो मच।